हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दरअसल आपकी सफलता के लिए विजन आईएएस द्वारा वर्ष 2024 में तकरीबन 200 टेस्ट सीरीज़ें कराई जाएंगी, जिनमें शामिल होंगी 120 टेस्ट सीरीज़ें जो होंगी वो जीएस की होंगी और तकरीबन 80 टेस्ट सीरीज़ें ये होंगी सीसैट की। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके द्वारा भी कई सारी टेस्ट सीरीज़ें कराई जाएंगी, यानी कि 200 टेस्ट सीरीज़ें जो होंगी वो विजन आईएएस द्वारा, प्लस आपको हम इस चैनल पे 200 टेस्ट सीरीज़ों के अलावा हिंदी माध्यम में अतिरिक्त सफलता के लिए अतिरिक्त कुछ चीज़ें करवाएंगे, टेस्ट सीरीज़ें, जैसे कि दृष्टि की करवाएंगे। ठीक है, तो दृष्टि की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ें होंगी वो भी इस पर कराई जाएंगी। उनमें लगभग मान के चलिए हम अपनी तरफ से 25 या 20 टेस्ट सीरीज़ें जो होंगी वो जीएस की होंगी, 20 जीएस की होंगी और 20 या 25 के करीब में, मान के चलिए 25 के करीब में हम करवाएंगे जीएस के अलावा सीसैट की। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ष 2024 के लिए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को। उससे पहले आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए। और सिविल के बारे में क्या है कि इसमें जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है। आपको प्रत्येक पेपर के लिए तकरीबन 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाते हैं। और साथ में ही आपको बता दें, जो आपका सीसैट होता है उसमें केवल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन जो होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 की ये रही, देख लीजिए, अपडेट देख लीजिए। 2024 की ये टेस्ट सीरीज है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इन टेस्ट सीरीजों को करवाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये नहीं है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आए, बल्कि ये उद्देश्य होता है कि आप उसके लेवल को देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन संविधान के कार्य हैं, कौन से हैं, आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। ऑप्शन सेकेंड है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और ऑप्शन थर्ड है आपका कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानूनों और कुछ सीमाओं को निर्धारित करता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही आंसर को बताना है कि कौन सा आंसर सही है। नीचे ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही हैं, और ऑप्शन डी दिया गया है कि उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए संविधान के कार्य के संबंध में, वो तीनों के तीनों क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है। ऐसा प्रावधान जो कि ऊपर लिखा गया है, यह किस भाग में है संविधान के, तो यह संविधान के भाग 16 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 335 यानी कि 335 में ये कहा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है, और संविधान का भाग 4, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको पता है। भाग 3 है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे अगला भाग दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ऑप्शन डी में जो दिया गया है कमेंट करके बताइए, और भाग 17 में क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं, तो ये भी सही है। पहला ऑप्शन तो सही है, आपको लग भी रहा होगा कि सही है पहला। सेकेंड ऑप्शन देखिए कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों के मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल सही है। मूल अधिकार जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों के कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सेकेंड भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि तीसरा भी सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों का है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, कि सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं, तो ऑप्शन डी जो है, ये फोर्थ जो है, ये गलत है। सभी मूल अधिकार निष्पादन योग्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किस में दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। सही क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है ऊपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको पीएमजे कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है। बिल्कुल सही है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन सेकंड देखेंगे, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार की जाएगी, तो ये भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि इसके कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA नोडल एजेंसी है, तो ऑप्शन थर्ड भी हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या से कथन सही है। नीचे ऑप्शन देखेंगे, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 यानी कि सभी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप अपना, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसे 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, हर वर्ष जारी नहीं किया जाता, तो दोनों ऑप्शन गलत है। नीचे बताना है आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके कोई भी ऑप्शन सही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप, एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उस अनुसूची से संबंधित जो भी उपबंध हैं वो दिए गए हैं कि किस अनुसूची में कौन से उपबंध दिए गए हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पहले में ऑप्शन में दिया गया कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ क्षेत्र के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो एक फैक्ट की तरह है। नेक्स्ट देखिए, छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियंत्रण से संबंधित है, तो ये गलत है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जो संबंधित अनुसूची है वो छठी ना होकर के 5वीं है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 5वीं है ये वाला बात। ठीक है, और छठी अनुसूची क्या कहता है, जो छठी अनुसूची है उसके तहत जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, तो छठी अनुसूची यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में बताया गया है जो जनजातीय प्रशासन है। नेक्स्ट आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, संसद के सदस्यों की निर्भरता के बारे में संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची के तहत ही 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया था, दल बदल कानून को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट और थर्ड किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या सी ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ODS है, कौन से हैं। मिथाइल, पहला है मिथाइल ब्रोमाइड, तो बिल्कुल सही है, ये है। दूसरा देखते हैं हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन यानी कि HBFC, तो ये भी सही है। थर्ड पे दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन थर्ड भी सही है, ये भी क्षयकारी पदार्थ है। और ऑप्शन फोर्थ पे दिया गया है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो ये भी सही है, यानी कि चारों इसमें क्या है, करेक्ट है। आइए नीचे देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर का चयन करना है, तो सभी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है। इसमें से बताना है कि स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थीं उनमें से कौन सी संविधान में शामिल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें दी गई हैं
वो सारी षोडशिंग समिति की सिफारिशें ही थी, लेकिन उनमें से बहुत को क्या किया गया था, संविधान में शामिल नहीं किया गया था। षोडशिंग समिति को कब गठित किया गया था? 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए षोडशिंग समिति का गठन किया गया था। इतना आपको नॉर्मली पता होगा। अब आइए इसके मूल प्रावधानों को देखते हैं जिनके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन ए है, किसी मूल कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। तो ये षोडशिंग समिति की सिफारिश थी, लेकिन इसको संविधान में शामिल नहीं किया गया था। आइए सेकंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर बी है कि देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य ये शामिल किया गया है। आपको अगर देश की ज़रूरत पड़ेगी तो देश बुलाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये कर्तव्य है कि आपको जब भी देश की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी सहायता में जाएं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है, सी, कि करों का भुगतान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ये भी षोडशिंग समिति की सिफारिश थी, लेकिन इसको आपको पता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें ऑप्शन सी वाले को यानी करों के भुगतान से संबंधित कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन डी है, किसी मौलिक कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने, दंड देने या इस तरह का किसी भी कानून के संबंध में आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया, तो इसको आगे मत पढ़िए, यहीं स्टॉप कर दीजिए। यानी कि केवल बी सही है, करेक्ट आंसर होगा केवल बी सही है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि कौन सा सीबीआई का कार्य नहीं है, ये इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं। नेगेटिव पॉइंट आपको बताना है, पॉजिटिव जो होंगे उनको हाईलाइट करते जाना है कि वो चीज़ें पॉजिटिव हैं। और ये पहला देखिए, ये पहला ऑप्शन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना इसका कर्तव्य है, तो या फिर इसका अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट मतलब पॉजिटिव आंसर होगा। आपको बताना है निगेटिव आंसर, ठीक है। यहाँ नहीं पूछा है तो आपको निगेटिव आंसर बताना है, पहला पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन बी है कि बम विस्फोटों, विमानों एवं जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, तो ये शामिल नहीं किया गया, तो इसी का निगेटिव आंसर यही हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको पता भी है कि यूएसबी का बहुत ही समय वो चल रहा है टाइप सी वाले का, तो आइए उसके संबंध में बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ए है, यह प्रत्यवर्यता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ ब्लैकबोर्ड कैपेबल नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा जो सही है, तो ये दोनों आपको बताना उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोनों सही हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू किया। आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में अध्यादेश शुरू किया गया था। तो ये रहा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसी के तहत भारत में पहली बार अध्यादेश शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1892 दिया गया है, 1919 दिया गया है, 1909 दिया गया है। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत की 7वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी नीचे कथन है उस पर आपको बताना है। 7वीं अनुसूची में क्या है, जो सूचियाँ हैं यानी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, यहाँ देखिए ये तीनों दी गई हैं। उनके संदर्भ में कौन से अनुसूची में कौन से प्रावधानों को शामिल किया गया। ऑप्शन ये देखिए, पहला दिया गया है बैंकिंग क्या समवर्ती सूची का विषय है, आपको बताना है सही है गलत है। तो बैंकिंग जो है ये यूनियन का विषय है, मतलब संघ का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो ये सही है, कृषि जो है वो राज्य सूची का, एग्रीकल्चर जो है राज्य सूची का विषय है। तीसरा देखेंगे व्यवसाय संघ या संघ सूची का विषय है, तो ये भी गलत है, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो दोनों गलत हो गए। सही कौन सा है, केवल एक, यानी कि 2 सही हैं, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। नीचे देखेंगे हम, नीचे पूछ क्या रहा है आपसे, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं या सही सुमेलित हैं।
तो इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित है? केवल एक युग्म सही सुमेलित है। तो ऐसे ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा नीचे। पहला ऑप्शन में दिया गया कि कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन बी में दिया गया है कि केवल एक युग्म सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है। फिर एक मामले से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। किस निर्णय में संविधान ने कहा था? तो ऐसा कहा था मिनर्वा मिल्स मामले, यानी कि 1980 का जो मामला आया था मिनर्वा मिल्स का, उसके मामले में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको बोला जाता है, काफ़ी फेमस है, जिसे प्रायः पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है नॉर्मली लोगों को पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं पता होती हैं, लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पांचवी अवस्था जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको याद रख लीजिए, आपको कभी भी काम आ सकता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन को आप भूला मत कीजिए, हमेशा याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन सही है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला ऑप्शन देखिए, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड देखिए, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। और ऑप्शन थर्ड देखिए कि इसके उपयोग परमाणु लेजर तथा परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या सी कथन सही है? नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, केवल तीसरा ही सही है। ठीक है, केवल थर्ड वाला सही है बॉस आइंस्टीन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि इसमें से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार जो है वो सही है? ऑप्शन ए है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए व्यय नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है कि यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क भुगतान लगाने पर रोक लगाती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना सही हो। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो केवल एक सही है। ठीक है, केवल पहला सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपको डाउट होगा मुझे लगता है, तो आप लोग थोड़ा फिर से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ठीक से पढ़ेंगे क्वेश्चन को समझ जाएंगे कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सी कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन सेकंड है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आइए देखते हैं, ये रहा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है फ्रेंड, तीनों की तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम थोड़ा जूम करेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद। नए राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो संसद को ये शक्तियाँ दी गई हैं, आप सभी को पता है। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? संसदीय लोकतंत्र के कौन से फायदे हैं आपको बताना है। इनमें से कौन से हैं जो संसदीय लोकतंत्र के फायदे हैं? यहाँ पहले ये देख लीजिए, आपको सही बताना है गलत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इन कूटों का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र, आप ये शब्दावली मत भूलिएगा। संसदीय लोकतंत्र है यहाँ पे। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? उत्तरदायी सरकार होती है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड देखिए कि व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, ये भी सही है। संसदीय लोकतंत्र तो व्यापक प्रतिनिधित्व होगा ही। शक्तियों का कठोर पृथक्करण, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन तीसरा जो है ये सही नहीं है।
ऑप्शन फोर्थ आइए देखते हैं, ये रहा फोर्थ, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। तो ये तीनों सही हैं, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा ये देखिए किस ऑप्शन में है, पहला, दूसरा और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे कि भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक जो कि संविधान के संघीय प्रावधानों के संबंध से संबंधित है को आधे से अधिक विधानमंडलों द्वारा बहुमत से या विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी छोटा कर लें, छोटा करने पे नहीं आएगा तो हम फिर से बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 समता के अधिकार के संबंध में आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में या किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। ऑप्शन सेकंड देखिए, जहां समान या असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका करेक्ट है, यानी कि सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल भारतीय संविधान की विशेषताएं ना बताकर एकात्मक विशेषताएं बताएंगे। पहला दिया गया है यहाँ पे एकल संविधान। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है एकात्मक, वो एकल संविधान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड है यहाँ पे आपातकालीन उपबंध, ये भी दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तीसरा दिया गया है थर्ड नंबर पे अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी ठीक है। और फोर्थ पे एकीकृत निर्वाचन मंडल, और फिफ्थ पे यहाँ दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एकात्मक संविधान की भारतीय विशेषताएं हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सही हो जाएंगे सभी के सभी किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। आप सभी को पता है कि समता का अधिकार यानी जो है वो अस्पृश्यता के अंत के संदर्भ में बताया गया है आर्टिकल 17 में, लेकिन आगे भी पढ़ लीजिए। और उसके आचरण से निषिद्ध एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये भी सही है। तो ये भी किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि समता का अधिकार आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का अधिकार नहीं है, तथा साथ ही या पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। 25 नंबर का है, आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन सेकंड देखिए कि आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार के राज्यपाल को सौंपता है। अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए जो आयोग है, ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित है, वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं सौंपता, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया है कि राज्यपाल को सौंपता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला किस में सही दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन ए में है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटना या फिर विघटन की घटना जो है वो किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वोत्तम वर्णन से संबंधित है। ऑप्शन ये रहा कि यह 2 दैनिक ज्वारों के बीच समय अंतराल की समाप्ति है। ध्यान से आप इसको पहले पढ़ लीजिए, जो ऊपर का है कि ज्वारीय विघटन घटना यानी ज्वारीय विघटना जो है ये इसका सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है नीचे का कर रहा है। पहला है यह 2 दैनिक ज्वारों के बीच समय अंतराल की समाप्ति, क्या ज्वारीय विघटना है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सही नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे कि यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण की विसंगति है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन डी ही बचा है लास्ट, तो यही हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इसको एक बार पढ़ लीजिए, या ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये शब्दावली एक बार आप देख लीजिएगा, ज्वारीय विघटन घटना या ज्वारीय विघटना जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। इसके भी चारों ऑप्शन आपको सही से दिख रहे होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, क्या इससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही है। और जो है 358 और 359, 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा होती है इससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब नीचे की पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई क्विज नहीं दिया गया है, केवल डायरेक्ट ही 4 ऑप्शन है, जिनमें से केवल एक ही सही होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया संचार अधिनियम 2021 के तहत विनियमित है? इनमें से कौन सी संस्थाएं हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत विनियमित है? आपका नॉर्मल क्वेश्चन यही है, लेकिन थोड़ा लंबा कर दिया गया बीच में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि सोशल मीडिया साइट्स, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओवर द टॉप, यानी कि OTT जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये आते हैं? बिल्कुल सही है, ये भी आते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नहीं आती, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट आप अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है कि डिजिटल समाचार साइट्स, तो ये भी आते हैं, तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ किस में दिया गया है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा जो जन्म से नागरिक होगा वही होता है, देशीकृत नागरिक वगैरह के संदर्भ में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सेकेंड है कि भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जन्म से भारतीय नागरिक ना हो वो भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हो सकता है, ना कि देशीकृत नागरिक, तो ये भी सही नहीं है ना, दोनों सही नहीं है। आपको बताने क्या है, ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। बताना क्या है आपको, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन क्या है, सही नहीं है। यहाँ देखिए, नेगेटिव आ रही है, आपको बताना तो कौन से सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उसके संदर्भ में बताना कि उसके कौन से कार्य या स्वरूप सही हो सकते हैं। नीचे ऑप्शन है, पहला, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक तक ही सीमित है, तो ये सही है। मूल कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए ही विशेषता प्रदान किए गए हैं, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। सेकंड देखेंगे कि भारतीय जो है संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता, तो ऐसा भी सही है, क्योंकि मूल कर्तव्यों का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके संबंध में कोई कानूनी प्रावधान किया गया है। तो दोनों सही हैं, दोनों सही है। किसमें देखते हैं, आपको बताना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना भी सही ही है कि कौन से कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्यों के संबंध में इस टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, और थोड़ा जूम कर ले। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ये 4A के तहत मूल कर्तव्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र के उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करना, ये भी तीनों सही है। और चौथा में दिया गया मतदान करना, तो मतदान करना भारतीय मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 है जो गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। यहाँ देखेंगे सभी ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसके द्वारा जारी होने की तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा
दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है। ऑप्शन से ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड देखेंगे कि संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा इसके अनुमोदन किए जाने के परिणाम स्वरूप, मतलब जब भी अनुमोदन हो जाता है तो यह आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 महीने पर संसद द्वारा इसे अनुमोदित या निश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है। पढ़ेंगे इसको कि भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का भाग है। भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में कौन सा मूल संरचना का भाग है। पहला है भारत सरकार की गणतंत्रात्मक या फिर लोकतंत्रात्मक प्रकृति। बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है कि भारत सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, तो अध्यक्षीय प्रणाली आपको पता है कि भारत सरकार में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 गलत हुआ, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे गलत, वो ऑप्शन बी जो गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन सेकंड गलत हो, तो इसमें से कौन कौन से गलत हो जाएंगे। इसमें सेकंड है तो ये भी गलत हो गया, इसमें सेकंड है तो ये भी गलत, और इसमें सेकंड है तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 ये रहा। इसको जूम करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, 34 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विशेषताएं दी गई हैं, एक तरफ किस देश से वह विशेषताएं ली गई हैं उनके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा और डाउन कर लें, ऑप्शन भी दिखे बट ऑप्शन दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, देखेंगे इसमें से सही होगा। तो पहला दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो सही है। पहला क्या है, पहला करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, तो ये गलत है। अमेरिका से लिए गए आपको पता है, तो दूसरा वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड गलत है। थर्ड में देखेंगे हम लोग संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यही पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित है, तो 1 और 3 सुमेलित है। 1 दिन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा हमने जूम कर लिया, इसको पढ़ेंगे यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए। तो यहाँ पे आपको निगेटिव ही आंसर देने हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को पूरी करने के लिए उपलब्ध कराना, तो पहला सही है, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे, ये रहा दूसरा कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो ये जो है ये जोड़ा गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो नहीं जोड़ा गया वही बताना है आपको, तो ये नहीं इसका करेक्ट होगा। अगला है ऊपर वाला जो नहीं जोड़ा गया, पहला नहीं जोड़ा गया, और कौन सा दूसरा जोड़ा गया था, दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखेंगे यहाँ पे कि आयु स्थिति एवं सुविधा के अनुसार अवसरों की असमानताओं को कम करना, तो ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और पहला और तीसरा। पहला तीसरा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, इसने प्रांतों और रियासतों की इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। अगला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, इससे सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है। 36 ऑप्शन यहाँ देखिए, पहले में दिया गया ऑप्शन ए केवल एक सही है, तो यही सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सी हैं जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन आप देखेंगे सेकेंड वाला, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए भी निष्पक्ष क्या होनी चाहिए, अवसर होनी चाहिए, तो ये भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला दिया गया कि प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे कि सरकार विधियों विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड में से कौन सा एक सही है। आप एक बैग सारे क्वेश्चन को देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। इसमें से 2 ये रहा,
3 और 4 सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का। 39वां क्वेश्चन है 39 नंबर का। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना। ऑप्शन सेकंड देखेंगे कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिकता के आधार पर संगठित करना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड देखिए गोवध पर रोक लगाना। और ऑप्शन फोर्थ है सहकारी समितियों का प्रचार करना। इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि उपयुक्त निर्देशक तत्वों में से कौन सा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। अब उपयुक्त में से किए तो सभी गए हैं, इन कौन से हैं जो हैं वो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो इनमें से हो जाएगा कृषि के आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है, केवल 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे देश भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? इनमें से कौन से देश हैं जो वयस्क मताधिकार देने के आधार पर दूसरे नंबर पे हैं? आपको यही बताना है एग्जैक्ट। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा 41 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में, यहाँ देखिए 41 नंबर का है कि भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया कि जब संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि संविधान सभा के राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया गया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 42 नंबर का। ये रहा 42 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 42 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इस आयोग के सदस्यों की शर्तों और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो केवल 2 है जो सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी कि DSIB के रूप में नामित करता है? कौन सा है जो इस तरह का कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी। तो कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों के संदर्भ में वही ये सारे कार्य करता है, आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का हिस्सा है? कौन से हैं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का हिस्सा है? ऑप्शन पहला है किसी राज्य के बाहर ना निकाले जाने का अधिकार। देखिए कितने अच्छे ऑप्शन है जो आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़े ही नहीं होंगे। अगर एम लक्ष्मीकांत से पढ़ के आए हैं, NCERT वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया गया है कि किसी राज्य के बाहर ना निकाले जाने का अधिकार। क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये शामिल है? ठीक है, ऑप्शन भी देखते चलते हैं। ठीक है, क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये शामिल है? तो बिल्कुल शामिल है, पहला शामिल है। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे विदेश यात्रा करने का अधिकार। क्या विदेश यात्रा करने का अधिकार शामिल है? शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी शामिल है। से थर्ड ऑप्शन दिया है कि मौन रहने का अधिकार। तो मौन रहने का अधिकार किसी में भी नहीं दिया गया है, ये वाला, तो ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट वाला देखेंगे आप, फोर्थ पे है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, तो ये है बिल्कुल। तो ऑप्शन इसके 3 सही हो जाएंगे, यानी कि 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 दिए गए ऑप्शन नंबर, यहाँ देखेंगे
सी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये रहा 46 नंबर का क्वेश्चन है, यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा के पास अवस्थित है। उपयुक्त परिच्छेद में से कौन से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? आपको बताना है उपयुक्त जो परिच्छेद है वो कौन से ज्वालामुखी के बारे में वर्णित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माउंट किलाउआ के बारे में। किसके बारे में? माउंट किलाउआ के बारे में, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 2 बार की गई है। ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्रीय आपातकाल की पहली बार घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। ठीक है, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा 1975 में की गई थी। अब कौन से आंसर सही है आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर केवल पहला सेकंड वाला हो जाएगा। सॉरी, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। तो इसमें सेकंड आंसर अगर सही होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में जिसे किस संस्था द्वारा जारी किया गया या प्रकाशित किया गया है? तो इसे जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द आपको पता है कि जर्मन के संविधान से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है कि प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से लिया गया है। बिल्कुल सही है, सोवियत संघ से लिया गया है, तो सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, केवल 2 बी, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित निकायों या संस्थाओं में से किन किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और अप्रत्यक्ष नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कैग के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्या पहला भारतीय रिजर्व बैंक का? नहीं, पहला सही नहीं होगा। सेकंड है यहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर मुझे लगता है सेकंड वाला है। आगे देखेंगे, इसमें दिया गया तीसरे नंबर की भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भी सही नहीं है। और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक, तो ये भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर केवल दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर चुनना था, तो केवल दूसरा किस में दिया गया है? केवल दूसरा गया ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर का, हाल ही के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 51 के, कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो ABCD यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। और ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो हम थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे एक एक करके। पहला ऑप्शन दिया गया कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई क्विज नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ऑप्शन ही दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, प्राण पोर्टल। ठीक है, किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की या फिर निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। आप अगला आइए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा 53 नंबर का क्वेश्चन। देखेंगे आप सभी कि किसी विशेष दिन यानी कि किसी भी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक, अब किसी दिन राज्यसभा में क्या होते हैं 150 सदस्य उपस्थित होते हैं, अब उस दिन हमें क्या करना है? संविधान संशोधन करना है 368 के तहत। अब आगे क्या होना चाहिए? एक विधेयक होगा, वो क्या होगा? केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, 75 सदस्यों के से ही पारित नहीं होगा। अगला देखेंगे ऑप्शन, मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। अगला आप देखेंगे कि न्यूनतम 10 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है क्योंकि केवल 10 सदस्यों के समर्थन से पारित नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन से पारित नहीं किया जा सकता। अगर उससे कम सदस्य रहेंगे तो उस दिन संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो पारित नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा, ये थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है तो इसको कम ही जूम करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन ये है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्मों पर विचार कीजिए। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, कोई डाउट नहीं है, वही थे। सेकेंड ऑप्शन है कि संचालन समिति सरदार पटेल, तो ये गलत हो जाएगा, संचालन समिति सरदार पटेल नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला ही सही है, केवल पहला सही है, तो केवल पहला दिया है ऑप्शन ए में, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, जूम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिया है तो हम इसको जूम कर लेंगे, जूम कर लिया हमने। 55 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया यहाँ पे कि अनुच्छेद 19 यानी कि 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, ये सही है या नहीं सही है, सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है ये, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, तो ऑप्शन सेकेंड भी सही है, यानी कि दोनों आंसर सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सही यहाँ पे देखिए बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है या सही सुमेलित है, तो सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों दिए हैं ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, हाँ ये रहा 56, ये भी थोड़ा लंबा है तो इसको भी स्किप कर दीजिए, आएगा नहीं स्क्रीन पे। 57 भी तो काफ़ी लंबा है, इसको भी स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको देखिए 58 नंबर का, क्वेश्चन, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है, यानी आपको सही करेक्ट आंसर बताना है कौन सा सही है, किसके बारे में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, ठीक है, कौन से आंसर सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे कि इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, तो ये गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा वाला, पहला वाला, यानी कि पहला सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा जूम कर लें, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर की राज्य सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, क्या राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, होता है, पहला करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट है। सेकेंड आप देखिए कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, करेक्ट, ये गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करती है, तो ऑप्शन थर्ड भी सही है, ये तो सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला एंड तीसरा, पहला तीसरा देखिए यहाँ पे किस में दिया गया है, पहला तीसरा दिया गया है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 भी थोड़ा बड़ा है लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है, हमने जूम कर दिया, आप लोग देखते चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, उस पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, गेहूं और धान की तुलना में इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, तो बिल्कुल कम है, जैसे कि आप बाजरा वगैरह अगर बोते हैं, ठीक है, तो उनकी पैदावार क्या है, गेहूं और धान की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम है। नेक्स्ट देखेंगे
कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है, तो ये भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों से 2 दशकों से लगभग भारत में क्या हुआ है कि मोटे अनाजों का उत्पादन बहुत कम हुआ है। लोग बोते ही नहीं हैं, लोग उसी अनाज को अधिक बोते हैं जिनमें इनको फायदा होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। नीचे ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी दिया गया है कि ना तो 1 और ना ही 2 सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 61 है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन सेकंड दिया गया है, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। अब ये नीचे आपको बताने हैं कि उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पे जो भी बताए गए हैं दोनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा। इसको हमने थोड़ा जूम कर दिया है क्योंकि नीचे हैं वो दिखाई नहीं देंगे ऑप्शन, अगर हम छोटा कर देंगे तो जूम करने पे यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको आप बोलते हैं, NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये 2019 में NIA के तहत एक अधिनियम संशोधित किया गया था, जिसके बारे में आपको बताना है कि कौन से संशोधन किए गए थे, कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, या NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया, आप लोग ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो सही है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। केवल 1 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि भारत में पूछा था कि एकात्मक संविधान की कौन सी विशेषता है, उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारत की संघीय शासन की विशेषता है। ठीक है, तो संघीय शासन की विशेषता हम बताएंगे कि द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड देखेंगे कि एकीकृत न्यायपालिका, तो एकीकृत न्यायपालिका जो है वो एकीकृत भारत का जो एकल संविधान है उसकी विशेषता है, तो ये करेक्ट नहीं है दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं हम लोग, द्विसदनीय व्यवस्था ये सही है। लिखित संविधान ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ दिया है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया 1, 3 एंड 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये काफ़ी लंबा है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग थोड़ा देख लीजिए, मतलब ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा। भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये अभी बिहार में टीचर की जो सेकेंड फेज की एग्ज़ाम हुआ था, बिहार में सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, सारी चीज़ें क्या दी गई हैं। इसमें दिया गया है कि भारत संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम निर्धारित किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये निर्धारित नहीं किया गया, और ये ऑप्शन उसमें भी पूछा था जब बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखेंगे, इस प्रणाली, ये रहा सेकेंड ऑप्शन, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा भी सही नहीं है, उसमें फर्स्ट को प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे अधिक फर्स्ट को कितने ज़्यादा व्यक्तियों ने चुना है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ना तो 1 सही है ना 2 सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 ये रहा। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको हम और जूम कर दें।
ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है? इनमें से कौन से अधिनियम है जिनको नीति निर्देशक तत्वों के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है, क्रियान्वित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है कि बोनस संप्रदाय अधिनियम 1965। सेकंड दिया गया है, तो ये सही है, बोनस संप्रदाय अधिनियम 1965 सही है, ठीक है। सेकंड दिया गया ठेका श्रम या विनियमन उत्पादन उत्साहन अधिनियम 1970, ये भी सही है। थर्ड पे दिया गया वंदित श्रम, जिसको बंधुआ श्रम भी बोलते हो, ठीक है, अधिनियम 1976, और ये भी सही दिया है, लगभग थर्ड तीनों सही है। फोर्थ वाला आप पढ़ेंगे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये चार के चारों क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त के सभी, ठीक है। इसमें से क्या आपको बताना था, देखिए यहाँ पे बताना था, नीचे दिए गए कूटों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको भी हम जूम कर लेते हैं। ये रहा 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन नीचे दिया गया है, कितने होते हैं? अध्यक्ष होता है, उसमें होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकेंड वाला कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पे दिया है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और चौथा में दिया गया कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, और फिफ्थ में दिया गया दिव्यांगजन एवं व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4, 5 किस में दिया है? तो दिया है ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये रहा क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए 66 नंबर का हो गया है। 67 नंबर का हम लोग देखेंगे, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ये रहा, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है, और सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। अब उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला सही है और दूसरा वाला सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और एक बात फ्रेंड, ये जो यहाँ पर अच्छा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ना कि इजराइल से खरीदा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 68 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जिसको NCBC बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरा ऑप्शन है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है केवल 1, दूसरा कथन है केवल 2, और तीसरा कथन है 1 और 2 दोनों, और चौथा कथन है ना तो 1 और ना 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए 69 नंबर का। ये रहा 69 नंबर क्वेश्चन। किसी देश में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन सेकेंड है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और ऑप्शन थर्ड दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सही नहीं है, तीसरा वाला क्या है? सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। 70 नंबर क्वेश्चन है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये बॉन्ड 5 वर्ष या 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पहला सही है। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, अगला ऑप्शन जो है दूसरा, इनका द्वितीय बाजार में व्यापार किया जा सकता है। तो ये भी सही है, इनका व्यापार किया जा सकता है द्वितीय बाजार में। और तीसरा दिया गया है कि अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें से
निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, तो ये गलत है, उन लोगों को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला एंड दूसरा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड किस में है? ऑप्शन बी में है, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। मतलब सही कथन आपको बताना है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड कि कई बार निर्वाचन आयोग चर्चा में रहता है चुनाव के चलते, ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित की गई है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित की गई है, क्या ये सही है? सही है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे आप कि दिया गया है दूसरे वाले पे कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो गया। तीसरा पढ़िए, तीसरा वाला ऑप्शन पढ़ेंगे कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो पहला एंड तीसरा सही है, पहला तीसरा है ऑप्शन डी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ज़्यादा जूम नहीं कर सकते फ्रेंड। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं 72 नंबर का, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त पद का गठन 1971 में महाराष्ट्र में सबसे पहली बार हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे एक शब्द दे दिया गया है सदैव, क्या दिया है? सदैव, ये कोई एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के बाध्यकारी नहीं बना सकती, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड वाला भी यानी कि तीसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड थर्ड। 1 थर्ड किस में है? ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है, डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, सही है। ऑप्शन सेकेंड है कि डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। अब नेक्स्ट आइए हम नीचे देखेंगे कि क्या बताना है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है, तो सही बताना था, दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर, मतलब इनमें से कौन से जो नीचे ऑप्शन हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जो 368 के तहत संशोधन में नहीं आते? ठीक है फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है संसद राज्य एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, और थर्ड दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इनमें से कौन से हैं जो सीमा से बाहर हैं? तो पहला ये है कि राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, ठीक है, ये 368 के तहत नहीं आते। और दूसरा है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, ये दोनों क्या है 368 के तहत नहीं आते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर का। ये रहा 75, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। दूसरा ऑप्शन है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। थर्ड ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो है यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ही किया गया था, ठीक है, और पहला सही है और दूसरा भी सही है।
उसका करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 जिसमें भी दिया गया है, यहाँ देखिए बी में दिया गया है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 76, ये रहा। भारत में संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख है? इनमें से कौन सी भाषाएं जिनका 8वीं अनुसूची में उल्लेख है? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें सम्मिलित किया गया टेस्ट में, तो अच्छा ही किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले में दिया गया कि बोडो, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी नहीं आती 8वीं अनुसूची में, है ना। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे नेपाली है, उर्दू है, संथाली है। तो इनमें से कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 2 को छोड़ के बाकी सभी को सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें 2 ना हो, तो इसका ये होगा नहीं डी, इसमें 2 दिया गया है, ये भी नहीं होगा, और हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 79, ठीक है, ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने कवर कर लिया है कि ग्रे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अच्छा मतलब शब्द आया, टर्मिनोलॉजी आया है, जिसको आप जाके पढ़ लीजिएगा कि ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है उसके संदर्भ में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, या स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है वो पहला कथन सही है, यानी कि फर्स्ट क्या है, सही है, ठीक है, ए सही है। बाकी क्या है, ए इसका ये वाला हो गया, बाकी दूसरा वाला सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से 80, उसके बाद हम बंद कर देंगे क्योंकि हेल्थ आज कुछ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसने केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया? तो वह था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है फ्रेंड। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आज मुझे थोड़ा सा काम भी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट भी करें।